Hello students, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we will be discussing about NTA UGC NET paper 1 unit number 9, that is people development and environment. So in this video we are going to discuss its chapter 1 previous year questions based on development and environment. So हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड जो कि 2012 में पूछा गया था. सो इसमें ऑप्शंस है ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हजार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑप्शंस सेकंड लिस्ट में दिए गए हैं सुनामी, यूवी रेज जिसको कि यूवी रेडिएशंस भी बोल सकते हैं, मीथेन एंड इकोसेंट्रिज्म. सो इधर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ओजोन होल जो है ये होता है यूवी रेडिएशन से रिलेटेड. उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है मीथेन की वजह से. तीसरा जो है नेचुरल हजार्ड्स जो है एक सुनामी नेचुरल हजार्ड है, आप सभी को पता होना चाहिए. एंड लास्ट है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये होता है इको सेंट्रिज्म. ओके, सो इस तरह से आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए, बस इसको याद रखिए. ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ओजोन होता है यूवी रेडिएशंस की वजह से. इसी क्वेश्चन को बहुत बार घुमा करके पूछा जाता है. इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यूवी रेडिएशन से क्या हो सकता है. ऑप्शंस ये 4 दिए होंगे, आपको बताना है कि ओजोन होल यूवी रेडिएशंस की वजह से हो सकता है. जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसका रीजन होता है मीथेन. ओके, Which of the following is not a measure of human development index? So human development index से किस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, ये है सेक्स रेशो. नेक्स्ट है मिनामाता डिजास्टर इन जापान was caused by pollution due to. सो आपको पता है कि जापान में मीनामाता डिजास्टर हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था, किस पॉल्यूशन की वजह से हुआ था. सो राइट आंसर है मरकरी. अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट यानी कि 2022 अभी चल रहा है, अभी तक इसमें बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी होंगी. एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. सो राइट आंसर है रशिया, चाइना, ब्राजील एंड इंडिया. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय. सो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसटीजी, इसमें टोटल 17 गोल्स होते हैं. एंड ये टारगेट रखा है कि 2030 तक ये 17 के 17 गोल्स जो हैं वो हम अचीव करके ही रहेंगे. गोल्स कौन कौन से हैं, इनका गोल्स का प्रॉपर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए. Indian government's target of producing power biomass by the year 2022 is. So क्या टारगेट लेकर के चली थी इंडियन गवर्नमेंट बायोमास से पावर प्रोड्यूस करने की, तो वो थी 10 MW. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड. इसमें असर्शन में बोला गया है द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व. यानी कि एनवायरमेंटल जो स्थिरता है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल है. इसका कारण क्या बताया गया है, कारण ये है आर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट एनवायरमेंट इज इनएडिक्वेट. सो राइट आंसर है, दोनों की स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि हम इन चीजों को, इसमें बोला गया है कि इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है. इसको हम तब डिफिकल्ट मानते हैं कि अगर हम अपनी एनवायरमेंट, कैसे हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण काम करता है, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग उसको अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो ये चीजें और इजी हो जाएंगी. Indian government's target for power production from small hydro projects by the year 2022 is answer number, option number B, that is 5 gigawatt. Assertion reason based question है sustainable development is critical to well being of human society. यानी कि मानव समाज की भलाई के लिए सतत विकास महत्वपूर्ण है. बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. Environmentally sound policies do not harm the environment or deplete the natural resources. यानी कि पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ नीतियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं या फिर प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट नहीं करती हैं. सो राइट आंसर, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी.
द टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाज, सो इसका टाइम फ्रेम क्या है, 2000 से लेकर के 2015। अब देखो स्टूडेंट्स, 2000 में इसके बारे में बात करना शुरू कर दी गई थी कि एमडीजी से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी, उसमें हम अपनी एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, अपने एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ गोल्स लेकर के आएँगे। एंड ये चीज़ें फाइनल होते-होते, पब्लिक में आते-आते 17 गोल्स, इसमें आपको पता होगा, ये 17 गोल्स फाइनलाइज़ होते-होते 15 साल लग गए। अभी उन्होंने नेक्स्ट 15 साल का, यानी कि 2030 तक का ये टारगेट रखा था कि 2030 तक ये जो 17 गोल्स हैं, इनको हम लोग अचीव करके ही रहेंगे। Consider the following statements in the context of Millennium Development Goals adopted by United Nations. So correct answer यहाँ पे है 1, 2 and 4। ठीक है। सो इसमें पूछा गया है, देखो, यूनाइटेड नेशंस ने एमडीजीज के कौन-कौन से गोल्स को अडॉप्ट किया है। वो है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। आपको ये पता होना चाहिए, पॉवर्टी एंड हंगर ये शुरू के पहले 2 गोल्स हैं। पॉवर्टी पहला गोल है, हंगर दूसरा गोल है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस समिट इज ऑल्सो नोन एज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है। राइट आंसर है रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस, जिसको कि 2022 में चालू किया गया था। 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि एमडीजी बोला जाता है, Millennium Development Goals was adopted in the United Nations in year 2010. Developing a global partnership for development was one of the Millennium Development Goals. So correct statement यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है। अब देखो, एमडीजी को 2010 में लागू नहीं किया गया था, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्लोबल पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिससे कि हम और अच्छे से अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को डेवलप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। The target set by Indian government for power from rooftop solar installations by year 2022 is, तो देखो, सोलर एनर्जी को अभी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है सबसे ज्यादा यूज हमें इन्हीं को करना है। तो 2022 तक ये टारगेट रखा था कि रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, यानी कि सभी घरों की जो छतें हैं उसमें सोलर सिस्टम लग जाएगा, ताकि वो क्या करे, सोलर एनर्जी से ही घर के बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करें। तो कितना टारगेट 2022 का था, वो था 100 GW। Which of the following are priority areas in relation to the sustainable development goals? Zero poverty, yes. Zero hunger, yes, ये भी है। Reducing urbanization, ये कोई भी इसमें नहीं है गोल। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये वाला भी एक गोल है। सो राइट आंसर है 1, 2 and 4। Which of the following statements best explain the concept of sustainable development? So sustainable development को सबसे अच्छे से कौन explain करता है, वो ये है कि use of natural resources judiciously so that they are available for further generation। यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अभी हम 2030 के टारगेट तक अच्छे से यूज करना सीख लें, इसके बहुत से अच्छे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को इजीली ये चीजें अवेलेबल हों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन, यस। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं है अभी तक इसका कोई भी। नेक्स्ट है ग्रीन एग्रीकल्चर, ये भी नहीं है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस आंसर में। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल्स जिसमें होते हैं, अब इसमें आ चुका है क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड देन आ चुका है स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये फोर्थ वाला नहीं है, बट ये वाला इसमें है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। Which of the following was not a Millennium Development Goals? So आपको MTG और SDG, एक तो नंबर ऑफ गोल्स याद होने चाहिए,
ठीक है, एंड इसमें क्या इनकी सीक्वेंसिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एमडीजी का थर्ड गोल बताइए क्या है, या फिर एक गोल का नाम लिखा होगा, आपको बताना है कि ये कौन से नंबर पे आता है गोल। सो राइट आंसर है एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ये इसका गोल नहीं है। इसके अलावा इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये भी इसका गोल है। इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ, ये भी इसका गोल है। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी इसका एक गोल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर टू बी अचीव्ड बाय 2015। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 2015 तक अचीव करना होगा। यस, बिल्कुल सही। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल गाइड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉलिसी अंटिल 2035। बिल्कुल सही। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2016, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2000 से लेकर के 2015 तक हमने बताया कि ये डेवलप किया, और उसके बाद 1 जनवरी 2016 को इसको लागू कर दिया गया। Which of the following groups of electronic scientists have been given in an order chronologically? So chronological order इसका याद होना चाहिए आपको। राइट आंसर पे जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक आधा क्वेश्चन किसी एक सीरीज में पूछा जाता है, तो इसमें ज्यादा समय वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। जीरो हंगर, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, सिलेक्ट करें। क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये है। उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास जीरो हंगर। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Next question is, which one of the following Millennium Development Goals is about ensuring environmental sustainability? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा वो ऐसा गोल है जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है? सो राइट आंसर है गोल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, wind energy is very sensitive to the wind velocity because wind power is directly proportional to the cube of the wind velocity. So इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं विंड से रिलेटेड, सोलार एनर्जी से रिलेटेड, ये श्योर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूछे गए थे, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम में इन गोल्स के नंबर पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि फिफ्थ गोल कौन सा है, सिक्स्थ गोल कौन सा है। कई बार गोल का नाम लिखा होता है एंड हमें बताना होता है कि इसकी रैंकिंग वहां पे क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Next question is, during the physical treatment process of wastewater, what is the correct order of following operations to be followed? So क्या इसका एक particular order होना चाहिए? पहला है flocculation, दूसरा है filtration, तीसरा है screening और चौथा है sedimentation. So यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर है, सबसे पहले हम लोगों को स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग करने के बाद सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद फ्लोक्यूलेशन होता है, एंड देन सबसे लास्ट में होता है फिल्ट्रेशन। सो राइट आंसर इस अकॉर्डिंग है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss NTA UGC NET paper 1 unit number 9, that is people development and environment previous year questions based on human and environment interaction. So here is our first question. मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसके पहले कॉलम में एक्टिविटीज दी गई है एंड दूसरे कॉलम में नॉइज लेवल दिया गया है। हियरिंग, विस्परिंग, इंफेरेंस विद स्लीप एंड नॉर्मल टॉक, तो कितनी हमारी नॉइज का लेवल जनरली होता है ये यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हियरिंग की अगर हम बात करें, जब हम सुनते हैं किसी को तो 1 dB हमारा सुनने की एक लेवल होता है, एक कैपेसिटी होती है। उसके बाद विस्परिंग में आता है उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। विस्परिंग के केस में आता है 30 dB। उसके बाद आता है इंफेरेंस विद स्लीप, इसमें आता है हमारे पास 30 to 50 dB एंड नॉर्मल टॉक जो होता है वो होता है 60 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग रक्त स्वात्र को रोकने के लिए किया जाता है? कौन सा विटामिन जो है वो लिया जाता है अगर हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई इश्यू है?
सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजर्टिफिकेशन। सो कौन सा कॉन्टिनेंट डिजर्टिफिकेशन के सबसे बड़े जोखिम में इस समय है? सो राइट आंसर है अफ्रीका। ये पुराना क्वेश्चन है 2013 का, सो इस अकॉर्डिंग अभी तक ये चीजें बहुत चेंज हो चुकी होंगी। The most comprehensive approach to address the problem of main environment interaction is one of the following, that is watershed development approach. Which one of the following biosphere reserves has UNESCO recognition? So किसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन मिला हुआ है? वो है ग्रेटर निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच द फॉलोइंग से, जिसमें लिस्ट 1 में बायोस्फीयर रिजर्व्स की एक लिस्ट दी गई है एंड दूसरे में एरिया ऑफ लोकेशन बोला गया है। ठीक है, सो नीलगिरी, मानस, सिमिलीपाल और लास्ट है अचानकमार, अमरकंटक। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो नीलगिरी को मैच कर सकते हैं, ये है वेस्टर्न घाट से। ये कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में है। उसके बाद फिर दूसरा आता है हमारे पास मानस। मानस कहाँ पे है? ये है हमारा ईस्टर्न हिमालयाज में। नेक्स्ट है सिमिलीपाल। सिमिलीपाल को हम मैच करते हैं दक्कन प्रायद्वीप के द्वारा। और लास्ट आता है हमारे पास अचानकमार, अमरकंटक, इसको हम मैच करते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग anthropogenic activity accounts for more than 2/3 of global water consumption? So इसका right answer है option number A, that is agriculture. The factors which are most important in determining the impact of anthropogenic activities on environment are, so इसका right answer है option number B, that is population, affluence per person and the technology used for exploiting resources. नेक्स्ट है हमारे पास असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट्स। असर्शन बोलती है, ऑल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स डू नॉट नेसेसरली हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एंड उसका रीजन ये बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज रादर complex. So right answer है option number A, that is both A and R are true and R is the correct explanation of A. अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि यूनिट नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 10 जो कि हायर एजुकेशन है एंड 9 एनवायरमेंट यूनिट है, यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स। In winters, a lot of biomass is burned by people for heating purposes or to keep themselves warm. ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट रीजन इसका असर्शन का ट्रू नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल नेवर ओवरलैप विद ईच अदर एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। रीजन बताया गया है, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स आर effectively opposite ends of the same spectrum. So यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए स्टेटमेंट फॉल्स है बट आर बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recent study showed that river Ganga will not flow cleaner in the near future. Which of the following reason is false? इसमें बोला गया है कि रिवर गंगा आने वाले समय में साफ कभी भी नहीं बहेगी, कभी भी साफ नहीं हो पाएगी। इसका कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ये है क्लाइमेट चेंज। तो रिवर गंगा का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का आपस में। नेक्स्ट है, द ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन इज 3 to 6 months. सो ये होता है पिट कंपोस्टिंग। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन atrophic water is, so इसका राइट आंसर है हाई। नेक्स्ट है, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट इज इंक्रीज रेट ऑफ सॉइल इरोजन इन दोज एरियाज। यानी कि उन क्षेत्रों में मिट्टी का गिरना, मिट्टी के जो पहाड़ होते हैं उनका गिरना, उसमें बहुत ज्यादा उसका रेट बढ़ चुका है।
अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, नाइट टाइम टेम्परेचर इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सिटी आर जनरली हायर देन दोज ओवर द सराउंडिंग रूरल एरियाज। इसका कारण बताया गया है कि रेडिएशन लॉसेस ओवर द अर्बन एरियाज आर लेस देन दैट ओवर द रूरल एरियाज। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे। पहली बोलती है मोस्ट ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है स्टेटमेंट टू बोलती है जापान इज अ मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था। In the afternoon of a hot sunny day during the summer season, tropospheric ozone level in the city like Delhi are expected to be lower as compared to morning and evening। ठीक है, तो ये वाली जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। रीजन क्या बताया जाता है, इन द आफ्टरनून पीरियड एटमोस्फेयर इज अनस्टेबल एंड इट्स डिल्यूशन पोटेंशियल इज हायर एज कंपेयर टू मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेटमेंट जो इसका रीजन है ये ट्रू है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो असर्शन है वो बिल्कुल गलत है। So that's all for today. Thanks for watching this video. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss environmental issues previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So let's move to the first question. Which is the source of chlorofluorocarbons? So chlorofluorocarbon का स्रोत कौन सा है? Right answer है refrigeration and air conditioning. So next question है, which of the following parameters is not used as a pollution indicator in water? So right answer is density. Next is biomagnification means increasing. So जैव आवधरण का अर्थ किस में वृद्धि होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज concentration of pollutants in living organisms. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मीथेन? सो राइट आंसर है वेटलैंड्स। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉग इन सिटीज इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज द मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सो राइट आंसर हियर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which activity contributes to water pollution more than any other throughout the world? That is agriculture. Next question is, the phrase tragedy of commons is in the context of, right answer is degradation of renewable free access resources. अगला प्रश्न है, the major source of the pollutant gas carbon monoxide in urban area is transport sector. Next question है, which one of the following is not a matter a global concern in removal of tropical forests? So right answer है option number A, that is their ability to absorb the chemicals that contribute to depletion of ozone layers. अगला प्रश्न है, which one of the following greenhouse gases has the shortest residence time in the atmosphere? So 4 greenhouse gases का नाम यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में सबसे कम समय तक कौन सी टिकी रहती है? सो राइट आंसर है मीथेन। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 एमिशन फ्रॉम अ कंट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि एमिशन यहाँ पे किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले आता है चाइना, फिर आता है यूएसए, फिर इंडिया एंड देन रशिया। तो इसमें सबसे ज्यादा चाइना की है एंड सबसे कम है रशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ गैसियस pollutants chlorofluorocarbon in air is, answer is foam industry. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज अबाउट। सो ये पुराना डेटा है, 2015 का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट डेटा चेंज हो चुका है, बट
क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे 2015 का है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6% अप्रोक्सीमेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन, तो किस वजह से ह्यूमन में कैंसर होता है? राइट आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड रूरल होम्स the source or sources of nitrogen oxide pollution may be, options are unvented gas stoves, wood stoves या फिर kerosene heaters। तो ये तीनों ही राइट ऑप्शंस हैं, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आईज एंड ऑल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो राइट आंसर है सरफेस ओजोन। Next question is, which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? So बड़ी बड़ी जो इंडिया में रिवर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कारण उनके वाटर पॉल्यूशन का क्या है? वो है अनट्रीटेड सीवेज, जो कि लोग अपने घरों का गंदा पानी नदियों में छोड़ देते हैं, वो एयर पॉल्यूशन सॉरी वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the part of intended nationally determined contributions, Indian government through additional forest and tree cover has resolved to create an additional carbon sink in terms of carbon dioxide equivalent by the year 2030 to the extent of option number B, that is 2.5 to 3 billion tons। अगेन ये 2016 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा में काफी चेंजेस इसमें आए होंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, द आर्सेनिक पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर इन बांग्लादेश एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया इज बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नेक्स्ट है आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर ब्रोन डिजीज। पानी की वजह से होने वाली बीमारियां इसमें से 3 है और एक है जो पानी की वजह से नहीं होती। सो राइट आंसर है डेंगू, जो कि मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the dominant source of pollution due to oxides of nitrogen in urban areas is because of road transportation या फिर road transport उसको हम बोल सकते हैं। Next question is, which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity? So right answer है chlorofluorocarbons। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। सो राइट आंसर है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। अगला प्रश्न 2018 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, अनट्रीटेड सेवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली सोर्सेस फॉर यूज इन। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ओजोन विच ऑफ द फॉलोइंग डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो ओजोन, सरफेस ओजोन के फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है? इसमें होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, sunlight and and carbon monoxide। Next question है, how many national missions of Indian government are there to address the problem of climate change? So वातावरण, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने कितने राष्ट्रीय मिशन लागू किए हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉल्यूटेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन। सो मरीन पॉल्यूशन होता है एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया। सो राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताजमहल इज मेनली थ्रेटन्ड बाय द डिलेटेरियस इफेक्ट्स ऑफ। सो ताजमहल आप सभी ने सुना होगा कि वो खराब होने वाला है। सो किसकी वजह से उसको सबसे ज्यादा खतरा है? उसको खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। जो पॉल्यूशन है एयर में, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ताजमहल को ज्यादा नुकसान होता जाएगा। In large parts of eastern India, the groundwater is contaminated by, it is contaminated by arsenic. Which of the following is a non
वेहिकुलर पॉल्यूटेंट यानी कि वाहनों से कौन सा पॉल्यूशन नहीं होता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। Which of the following is the largest sink of CO2 gas? This is what? This is CO2. So CO2 का सबसे बड़ा सिंक क्या है? ये है ओशंस यानी कि महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई environmental issues which are local in nature. So local environmental issues क्या है? Lake pollution, ठीक है, उसके बाद आता है सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अप्रदन, उसके बाद आता है फिर हमारा वाटर लॉगिंग एंड उसके बाद फिर आता है सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है एंड क्लाइमेट चेंज है, ये वर्ल्ड लेवल के इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, next is average noise levels in heavy traffic zones in major cities in India are generally in which of the following ranges of noise levels? Option number 3 है 70 to 95 dBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following air pollutants are produced from room deodorizations? ठीक है, सो रूम डिओडोराइजेशन से कौन सा पॉल्यूटेंट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है? वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ बेंजीन एमिशन इन एम्बिएंट एयर इज, सो राइट आंसर इज सिगरेट्स। सो सिगरेट से सबसे ज्यादा बेंजीन एमिशंस होती है एम्बिएंट एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। सो यहाँ पे पहला पूछा गया है हिस्टोसोल्स, एंडीसोल्स, गेलीसोल्स एंड एरिडोसोल्स। सो ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोसोल्स की बात अगर करें, सो हिस्टोसोल्स को मैच किया जाता है इससे क्योंकि ये है एक सॉइल ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल्स विद अ थिक अपर लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा आता है फिर हमारे पास एंडीसोल्स। एंडीसोल्स को कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे हम किससे? ऑप्शन नंबर 1 से, दैट इज सॉइल ऑर्डर दैट इंक्लूड सॉइल फॉर्म्ड ऑन वोल्केनिक एश। थर्ड आता है गैलीसोल्स। गैलीसोल्स मींस सॉइल ऑर्डर ऑफ कोल्ड रीजन्स इंक्लूडिंग सॉइल्स अंडरलेन बाय परमेफ्रोस्ट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है noise levels at a traffic site are recorded for 1 hour at a sampling interval of 1 second and percentile indices of noise L1, L10, L50, L90 are computed from the data. The indices are then arranged in increasing order in terms of values starting from their events. Okay, so which of the following here is the right answer? So right answer है option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं, एक आधी शिफ्ट में पूछा जाता है, डिपेंड करता है आपके पेपर टू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉइज पॉल्यूशन। सो नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज लेवल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम वन सोर्स ऑफ नॉइज। सेकेंड ऑप्शन है materials with high surface mass density act as good noise barrier, and third option है sound pressure of 2 PA corresponds to a noise of 0. So right answer है यहाँ पे option number 1, that is 1 and 2 only. Next question है suppose the concentration of carbon dioxide, a greenhouse gas responsible for climate change, is 400 ppm. What is its concentration in air in percentage terms? So right answer है 0.04%. नेक्स्ट क्वेश्चन है in the recently launched air quality index in India, which of the following pollutant is not included? So इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इंक्लूड नहीं किया गया था, ये 2019 की बात है। अब 2022-23 का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको कि AQI बोलते हैं, ये जारी कर दिया गया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। Which one of the parameters used to characterize the air quality at a location is, यहाँ पे बताया गया है PM 2.5। here the suffix 2.5 refers to, 2.5 का मतलब है size of suspended particles in certain units. नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन ग्रीन हाउस गैस इज emitted फ्रॉम, ये होती है किस किस से? ये होती है लैंडफिल से एंड वेटलैंड से। ओके,
Next is the most important pollutants that cause degradation of water quality in rivers and streams are, right answer here is bacteria and metals. So last question है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है. सो यहाँ पे असर्शन में बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इज अ सीरियस एस्फिशिएंट इवन अ शॉर्ट एक्सपोजर मे हैव फैटल हेल्थ इश्यूज. एंड इसका रीजन बताया गया है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन. सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है एंड क्या असर्शन के साथ जो रीजन बताया गया है ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. सो राइट आंसर देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर 1 कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन जो है असर्शन को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है. Next question is the air pollutant NOx is a combination of. So NOx जो air pollutant होता है ये किस किस gases का एक combination है. So right answer है nitrous oxide and nitric oxide. That means option number C. Hi everyone, welcome to Topper's Notes. So here in this lecture we are going to discuss impacts of pollutants on human health previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So here we have the first question. Irritation in eyes is caused by the pollutant. So आंखों में जो जलन होती है वो किस pollutant की वजह से होती है? Right answer है PAN, that is PAN. Next question है the primary source of organic pollution in freshwater bodies is, right answer is sewage effluents यानी कि sewage अपशिष्ट. Next question है which of the following cities has been worst affected by urban smog in recent times. So urban smog जो होती है आजकल की करंट यहाँ पे पूछा गया है एंड मैं आपको बता दूंगी ये क्वेश्चन 2014 में आया था तो उस समय के डेटा के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा. अभी सेम क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. सो राइट आंसर है यहाँ पे बीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following air pollutants which directly impacts human health as well as climate. So right answer है soot. Next question is what is the long term effect of cutting down large areas of rainforest. So वर्षा वन के बड़े क्षेत्रों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है. इसका राइट आंसर है इंक्रीज्ड रेट ऑफ सॉइल इरोजन. आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जाम में सॉइल इरोजन से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर एक शिफ्ट में. सो ये क्यों होता है कैसे होता है या फिर स्पेसिफिक एरिया में अगर सॉइल इरोजन से रिलेटेड कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है तो वो चीजें भी आपको पढ़कर जानी है एग्जाम में पूछी जा सकती है. Next question है with increase in temperature the dissolved oxygen content in a water body will decrease. Okay, so जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है एक वाटर बॉडी में वो कम होता जाता है वो घटता जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है एंड जनरली पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट जो है यूनिट नंबर 9 जो है यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड पूछे जाते हैं. तो इसमें पूछा गया है मेथेमोग्लोबिनेमिया is a condition in which blood is not able to carry and deliver enough oxygen to the body. रीजन इसका ये बताया गया है कंज्यूमिंग ड्रिंकिंग वाटर विद हाई नाइट्रेट लेवल में कॉज दिस प्रॉब्लम. ओके, सो राइट आंसर क्या है. राइट आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड जो रीजन है ये इस असर्शन स्टेटमेंट को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है. Next question is high concentration of ozone in the troposphere is desirable. इसका कारण ये बताया गया है कि ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. सो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेसिक साइंस यहाँ पे पूछा गया है. तो आपको पता होगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर इज डिजायरेबल. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. हर कंडीशन में ये स्टेटमेंट गलत है एंड रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. Blue baby syndrome can happen due to excess of which component in water. So
पानी में किस कंपोनेंट की ज्यादा हो जाने की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? ये है नाइट्रेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर? ठीक है, सो पॉल्यूटेड वाटर यानी कि अगर प्रदूषित पानी है, गंदा पानी हम पी लेते हैं या उसको यूज कर लेते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? सो राइट आंसर अगर यहाँ पे देखिए तो वो है ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, दैट इज टाइफॉइड, डेंगू एंड जियार्डिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोजर ऑफ नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज। सो नॉइस पॉल्यूशन के संपर्क में आने से क्या हो सकता है? वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, sleeplessness, speech interference, increase in blood pressure, shift in threshold of hearing या फिर respiratory problems। so right answer अगर यहाँ पे देखें तो देखो इम्यून सिस्टम का तो इससे कोई लेना देना नहीं होता है ना। so इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 2, 3 एंड 4 ये जरूर राइट आंसर होंगे। ठीक है, 2, 3 एंड 4। अब फिफ्थ से हमें राइट आंसर पता चलेगा, शिफ्ट टू थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो अब अगर ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिखती सी बात है हियरिंग से रिलेटेड ही होगा। सो राइट आंसर होगा यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5, सॉरी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the correct group of diseases caused by polluted water। so polluted water से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये क्वेश्चन अभी भी आया था। ठीक है, ये होता है पहला तो हैजा, दूसरा एक्यूट डायरिया, टाइफॉइड एंड पोलियो। सो दैट्स ट्रू। राइट आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ केमिकल क्लास दी गई है, दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहला है एल्जरसिन्स, म्यूटेजस, तीसरा है कार्सिनोजेंस एंड चौथा है टेराटोजेंस। ठीक है, सो हमें ये बताना है। एंड जनरली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जो बड़ी बड़ी केमिकल क्लासेस होती हैं, ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को नहीं पूछे जाते। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो अगर साइंस स्ट्रीम है या फिर केमिकल साइंस वाले बच्चों का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें इतने डिफिकल्ट टर्म्स जनरली यूज करता है एनटीए। ठीक है, सो इसका डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट को हम सेकंड से मैच करेंगे, दैट इज एल्जेंस का मतलब होता है सब्सटेंसेस दैट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। एंड दूसरा है यहाँ पे म्यूटेजस, इसका मतलब होता है केमिकल्स दैट ऑल्टर और डैमेज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए सेल्स को जो ऑल्टर करता है, चेंज करता है या डैमेज करता है। ठीक है, तीसरा आता है फिर हमारे पास कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस इज सब्सटेंसेस दैट कॉज invasive out control cell growth resulting in malignant tumors। एंड लास्ट है टेराटोन्सिन्स, इसका मतलब होता है केमिकल्स दैट स्पेसिफिकली कॉज abnormalities during growth and development। so that's all for today, thanks for watching this video। Next question is, which of the following states has maximum wind power potential in India as per MVRE's latest report? So MVRP की latest report यानी कि 2020-21 की जो report थी उसके according कौन से state में maximum wind power potential है? So right answer है यहाँ पे option number A, that is गुजरात। So ये latest data है, अभी तक इसका updated data 2022 का release नहीं किया गया है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की जो साइकिल होगी उससे पहले अगर वो रिलीज हो गया तो आप उसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। Hi everyone, welcome to Toppers Notes। So here in this lecture we are going to discuss natural and energy resources previous year questions based on NTA UGC NET paper 1। So here is our first question, which of the following is not a renewable natural resources? So right answer है salt। salt एक renewable natural resource नहीं है, उसके अलावा क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर को हम रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एनर्जी नीड्स इज हाइड्रो पावर, यानी कि जल विद्युत।
अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड ऑप्शन नंबर 3 10 to 12%। सो ये 2013 का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि ये पुराना डेटा है। अभी 2022-23 में इससे रिलेटेड क्या करंट डेटा चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। In a fuel cell driven vehicle, the energy is obtained from the combustion of, so ये होती है हाइड्रोजन के combustion की वजह से। Consider the following statements and select the correct answer from the codes given below. Gujarat receives the highest solar radiation in the country. Again students, this question is not important क्योंकि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे 5th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड बताया गया है वर्ल्ड में, या फिर ये जो तीनों चारों स्टेटमेंट्स हैं ये 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a renewable natural resources? Repeated question है, आंसर is option number D salt. Which of the following combinations represent renewable natural resources? Option number C है fishes, fertile soil and fresh water. Next question is in which of the countries per capita use of water is maximum? So सबसे ज्यादा maximum water कहाँ पे यूज हुआ है? आंसर है बी यूरोपियन यूनियन। अगेन ये ओल्ड डेटा है, करंट क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। इसका रीजन है सॉइल इज होम टू मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन्स मिनरल्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन जो है असर्शन का वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज शेयर ऑफ electrical power from solar energy in the total electric power generation from all renewable energy sources sought to be achieved by Indian government by the year 2022 is, आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए that is 57.1। again this is old data। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following fuels of energy which is the most environment friendly? so environment friendly कौन सी एनर्जी कौन सा फ्यूल होता है वो है CNG, compressed natural gases। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statements, the radiation reflected back to the atmosphere is called albedo। ठीक है, सो जो रेडिएशंस होती हैं जो कि रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में उसको बोला जाता है एल्बेडो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग द हीट बैलेंस ऑफ द बॉडी। थर्ड ऑप्शन बोलता है द हीट एंड सनलाइट बोथ पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। सो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है which are the examples of potential kinetic energy? Select the answer from the options given below. Water that is behind a dam, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है, याद रखना है। वाटर दैट इज बिहाइंड द डैम, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स, ये नहीं होते हैं। एन एयरप्लेन आइडलिंग ऑन द रनवे, बिल्कुल सही। अ सैटेलाइट बिफोर इट इज लॉन्च्ड, बिल्कुल सही। एंड लास्ट है अ कॉइल्ड स्प्रिंग, बिल्कुल सही। हीट हार्नेस्ड फ्रॉम द ओशंस, ये ऑप्शन भी गलत है। सो राइट आंसर है 1, 3 and 4 and 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जियोथर्मल सर्विस, a geothermal reserve has the stored best of 5 times 10 raised to power 19 if the overall efficiency of a geothermal power plant based on this reserve is 0.04, how much power can be produced by the plant in 1 year? So right answer is option number D, that is sim 63.41 GW। Which of the following energy sources is used for conversion of energy in electricity generation? So right answer है air। Next question is which of the following materials is widely used in solar cell fabrication? So solar energy से हर साल sure questions आते हैं, so इसका right answer है silicon। Next question है
algal blooms in oligotrophic lakes are very important question. ये क्या होते हैं? These are very rare. Next question है हमारे पास, permafrost is defining characteristics of which biomass, which biome, sorry. Okay, so right answer है यहाँ पे trunda. Next question is, the mangroves exists in saline waters. Next question is, amongst the following which is better suited for dumping of nuclear waste. So nuclear waste के dumping के लिए use होता है salt mines. Next question है, Indian government's target for share of renewable energy in the total installed capacity of electric power in India by the year 2030 is option number C, that is 40%. Efficiency of electrical power generation is least amongst the following sources of energy in case of geothermal. अगला क्वेश्चन है, चूज द सेट ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. सो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का सेट हमें ढूंढना है, वो है नेचुरल गैस, सॉइल एंड यूरेनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीन बिल्डिंग. ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है. दूसरा इसका क्या मतलब होता है? दूसरा होता है कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेस, कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेस को बचा करके रखें. एंड लास्ट ऑप्शन है क्रिएट स्पेस फॉर हेल्दी लिविंग. नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकली energy in electricity generation in India at present is the least. So right answer है nuclear, option number 4. अगला question है, which of the following statements are true about a fuel cell? So it is a device that uses electrochemical reactions to produce electric current. बिल्कुल सही. दूसरा बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट. बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है. ठीक है. सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 2. अगला क्वेश्चन है, मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन demanding waste in fresh water systems are. So agricultural runoff, food processing and ore mining. That is option number C here is the right answer. Next is, which of the following is renewable natural resources? So right answer है biological university. Next question is, biomass fuels have the potential to form a sustainable carbon neutral energy sources because they produce carbon dioxide in combustion as much as they consume when they grow. So ये question previous year question को ही थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है. So आप लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs हो गया, एक तो CNG हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी कंबशन से रिलेटेड चीजें हैं वो पता होनी चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोमास फ्यूल्स इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास. सो राइट आंसर है कोकोनट शेल्स, डंग जो कि ड्राई फॉर्मेट में होता है यानी कि गोबर, सूखा गोबर, अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज यानी कि बिना छांटा गया घरेलू कचरा. The potential of geothermal power in India is 10 GW. Spread of forest fires is influenced by. So फॉरेस्ट फायर के फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? स्लोप होती है, अगर ढलान हो वहां पे, सॉइल मॉइस्चर होता है, मिट्टी में नमी अगर हो, और तीसरा होता है हवा अगर चल रही हो तो वो ज्यादा स्प्रेड होती है फायर जंगलों में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. सो राइट आंसर हियर इज कंपोस्टिंग यानी कि खाद. The target set by Indian government for generating power from wind energy by the year 2022 is 60 GW. Next is, which of the following sequence represent a correct order of soil particles arranged in terms of particle size from smaller to larger. तो सबसे small size किसका होता है? सबसे small size होता है silt का.
उससे बड़ा क्ले का, उससे बड़ा साइज होता है ग्रेवल सैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशल साइंसेस अ सेंट्रल issue is the question of whether the social world can be studied using the methods of natural sciences। ये स्टेटमेंट कौन से इशू को रेफर करती है? ये करती है महामारी विज्ञान यानी कि एपिस्टेमोलॉजी को यहाँ पे ये डिफाइन करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स आर लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज और पार्टीज। ठीक है, सो लीगली कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे बाइंड किए गए हैं मेंबर कंट्रीज या पार्टीज जिसको हम बोलते हैं। पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड चौथा है पेरिस एग्रीमेंट। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड सी। सो इसमें आता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दो स्टेटमेंट्स दी हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की पहली स्टेटमेंट ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है। Hi everyone, welcome to Topper's Notes. So here in this lecture we are going to discuss natural hazards and disasters previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So here is our first question. S and P waves are associated with. So वो कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसमें कि हम S और P वेव्स के बारे में बात करते हैं? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स एंड इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिचर स्केल इम्प्लाइज। सो अर्थक्वेक के केस में अगर मैग्नीट्यूड 1 इंक्रीज हो जाता है, सो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अ 10-fold इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। Next question is, which of the following types of natural hazards have the highest potential to cause damage to humans? तो सबसे ज्यादा जो humans को damage पहुंचाता है वो कौन सा hazard है? तो वो है droughts and floods, यानी कि सूखा और बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। सो यहाँ पे 4 नेचुरल डिजास्टर्स के नाम दिए गए हैं एंड किस वजह से वो होते हैं ये बताया गया है। तो फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो सबसे पहले फ्लड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना और पानी यहाँ वहां फैल जाना, उसको फ्लड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? बारिश की कमी यानी कि सूखा पड़ जाना फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। एंड उसके बाद आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ। एंड वोल्केनो होता है अ वेंट थ्रू विच मोल्टेड सब्सटेंसेस कम आउट। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको कि NDMA के नाम से सिंपली हम लोग जानते हैं। इट फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? सो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो काम करती है? सो राइट आंसर है होम अफेयर्स, यानी कि गृह मामलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर इज नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग। सो लहर में क्या है? इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल। Next question is, the cyclone Hudhud hit the coast of which state? So Hudhud नाम का साइक्लोन कौन से स्टेट में आया था? 2014 का क्वेश्चन है। सो ये आया था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, two earthquakes A and B happen to be of magnitude 5 and 6. So A का मैग्नीट्यूड है 5 and B का मैग्नीट्यूड है 6 on Richter scale. The ratio of the energies released EB and EA will be approximately, very easy question. So approximately ये होता है 32 EB and EA. Next is, which of the following phenomena is not a natural hazard? So natural hazard कौन सा नहीं है? Wildfire,
नेचुरल हजार्ड है, लाइटनिंग भी नेचुरल हजार्ड है, लैंडस्लाइड भी नेचुरल हजार्ड है, लेकिन केमिकल कंटामिनेशन एक नेचुरल हजार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि WMO's ऑब्जेक्टिव हैज बीन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू हाइड्रोम टियोरोलॉजिकल डिजास्टर ओवर द डिकेड 2010 to 19 by 1994 to 2003। तो यहाँ पे दो हमें ईयर्स के गैप दिए गए हैं, दो डिकेड्स हमें बताए गए हैं, हमें इनके बीच में बताना है कि कितना परसेंटेज का गैप था। सो राइट आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटियोरोलॉजिकल हजार्ड। सो मेटियोरोलॉजिकल हजार्ड यानी कि मौसम से संबंधित जो खतरा है वो क्या है, वो है ब्लिजार्ड यानी कि बर्फीला तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स इज नॉट हाइड्रोमेटियोरोलॉजिकल, यानी कि जल मौसम विज्ञान से संबंधित कौन सा नहीं है। सो राइट आंसर है सुनामी। अगला क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय। सो अकरेंस होती है नेचुरल हजार्ड की, उसको किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है, लैंड यूज चेंजेस, बिल्कुल सही। उसके बाद ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद आता है ओजोन डिप्लेशन, तो ये गलत ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। एंड लास्ट आता है क्लाइमेट चेंज। सो राइट आंसर है 1, 2 एंड 4। Next question is which of the following types of natural disasters has no definite beginning and end। So कौन सा वो natural disaster है जिसकी कोई शुरू होने की और खत्म होने की लिमिट नहीं होती है, तो वो होता है सूखा। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। यहाँ पे देखो असर्शन में बोला गया है इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस नेचुरल हजार्ड। ठीक है, यानी कि इंडोर वायु प्रदूषण जो होता है ये एक बहुत ज्यादा सीरियस जो है प्रदूषण हो सकता है, नेचुरल हजार्ड हो सकता है। एंड वहीं पे इसका रीजन ये बताया गया है कि डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इन रैद इज रैदर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरमेंट। ठीक है, सो इंडोर एरियाज में इसका जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन का जो डिस्पर्स है वो लिमिटेड होता है। सो राइट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू। एंड ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये असर्शन को बिल्कुल 100% सेटिस्फाई करती है। Next question is which of the following disasters belong to the category of nuclear disaster। So nuclear disaster से category में कौन सा यहाँ पे आता है। So fourth के अलावा that is लव कैनल disaster के अलावा जो बाकी के तीन है, यानी कि पहला है फुकुशिमा डिजास्टर, दूसरा है चेरनोबिल डिजास्टर, नेक्स्ट है 3 माइल आइलैंड डिजास्टर, आइलैंड इंसिडेंट। तो ये तीनों जो है ये न्यूक्लियर डिजास्टर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो इस तरह के स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। सो जो भी हमारे केमिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर एनवायरमेंट स्टडीज जिनका पेपर 2 होता है वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, सो आप लोगों ने डरना नहीं है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ जियोफिजिकल हजार्ड। सो जियोफिजिकल हजार्ड में आता है हिमस्खलन। अगला क्वेश्चन है इन द लास्ट फ्यू इयर्स इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो रिसेंट डेटा में भी चेंज हो चुका होगा, यू कैन चेक इट। ओके, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन से कौन कौन से इंडिया, क्या पूछा गया इसमें, इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो लास्ट कुछ सालों में इंडिया को कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ने हिट किया है। सो राइट आंसर है यहाँ पे गाजा, हुदहुद और ओखी। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पे बोला गया है अर्थक्वेक ए इज 5 ऑन रिचर स्केल एंड अर्थक्वेक बी इज 8 on the same scale and earthquake B has 1000 times the waves amplitude compared to A। and statement 2 में बोला गया है the energy released in B is 3 times that of A। तो बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है ये, लेकिन आते हैं एग्जाम में किसी एक शिफ्ट में ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन बेस्ड है।
सो इसमें असर्शन स्टेटमेंट यानी कि अभिकथन स्टेटमेंट बोलती है, द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सोशल सॉरी डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। एंड इसका कारण ये बताया गया है कि नेचुरल डिजास्टर्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ अ सोसाइटी एंड अदर कम्युनिटी। सो यहाँ पे देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है, असर्शन जो है, जिसमें बोला गया था इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। सो नेचुरल डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट होता है। तो असर्शन फॉल्स है, बट उसका रीजन जो है, आर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, एक में कुछ डिजास्टर और ट्रेजेडीज बताई गई हैं, दूसरे में उसका कारण बताया गया है। तो पहला है भोपाल गैस ट्रेजेडी, दूसरा है चेरनोबिल डिजास्टर, तीसरा है लव कैनाल ट्रेजेडी, और चौथा है लॉस एंजलिस स्मॉग। सो ये किसकी वजह से हुआ था? तो सबसे पहले अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें, आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज में जरूर बहुत सुना होगा। तो ये किस गैस की वजह से हुआ था? ये हुआ था मिथाइल आइसोक्लेंडिन के वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर आता है चेरनोबिल आपदा यानी कि चेरनोबिल डिजास्टर। ये हुआ था हमारा न्यूक्लियर एक्सीडेंट था ये एक, ठीक है। उसके बाद आती है बात लव कैनाल ट्रेजेडी के बारे में। सो ये हुआ था हमारा डंपिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस यानी कि खतरनाक पदार्थों की डंपिंग ऐसी जगह पे की गई थी जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी। एंड लास्ट आता है लॉस एंजल स्मॉग। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? इसका राइट आंसर है नाइट्रेट्स पैन यानी कि, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड्स हैज रिलेटिवली स्लो ऑनसेट। सो स्लो ऑनसेट किस नेचुरल हजार्ड का होता है? वो होता है सूखे का यानी कि ड्रॉट्स का। सो एक बार आपको पता होगा, अगर सूखा पड़ जाता है किसी स्टेट में, किसी सिटी में, उसके बाद उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ डिस्पोजल options for low hazardous solid waste from industrial and urban sources is in order of increasing desirability? So right option है यहाँ पे option number 1. So that's all for today. Thank you so much for watching this. Hi everyone, welcome to Topper's Notes. So here in this lecture we are going to discuss Environmental Protection Laws of India previous year questions based on NTA UGC NET paper 1. So आज का हमारा पहला question है, Nagoya Protocol is related to climate change, ozone depletion, hazardous waste and biodiversity. So right answer है यहाँ पे option number 4, that is biodiversity. इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, या फिर हजार्डियस वेस्ट जो होते हैं यानी कि खतरनाक अपशिष्ट जो होते हैं, इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन सा बनाया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को सारे प्रोटोकॉल्स और जो परिवर्तन होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a source of emissions leading to the eventual formation of surface ozone as a pollutant? So right answer है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि गाड़ियों से रिलेटेड जो प्रदूषण होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी वजह से सरफेस ओजोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था एंड रिसेंटली 2022 में जो एग्जाम हुए हैं वहां पे सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। सो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by the year 2022, the Climate Change Action Plan of Government of India aims at installing, right answer is 20,000 MW of solar power. So solar power से related हर साल question पूछे जाते हैं। So current data इससे related क्या होता है? जैसे कि कोई target है अभी 2030 को लेकर के solar power से related जो इंडिया के targets हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए।
Next question is, in order to avoid catastrophic consequences of climate change, there is general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of earth compared to that of pre-industrial times by. So right answer है यहाँ पे option number A, that is 1.5 degree Celsius to 2 degree Celsius. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज बताए गए हैं। पहला है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड ओजोन डे एंड वर्ल्ड एड्स डे। सो किसी भी स्टूडेंट को कुछ और पता हो या नहीं पता हो, वर्ल्ड ओजोन डे सभी को पता होता है जो कि है 16 सितंबर। सो सी को अगर हम फर्स्ट से मैच करते हैं सो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। राइट, सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये होता है 7 अप्रैल को। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है 11 जुलाई को एंड वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सिर्फ डेज पूछे गए हैं कौन से ईयर में, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। राइट, इसका 2022 का क्या थीम था, 2023 में इसकी क्या थीम होगी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में थीम जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री द रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फ्रीजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज HFCs वर साइंड। सो राइट आंसर है यहाँ पे रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड जिसको कि IDWSSD के नाम से जाना जाता है, इट वाज ऑब्जर्व्ड एट कब, 1981 से लेकर के 1990 के बीच में इसको ऑब्जर्व किया गया था, इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था जो कि रियो समिट से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। One of the main outcome of Rio Plus 20 conference was to develop a set of sustainable development goals. So आपको मैं बता दूं कि UGC नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, गोल्स का जो सीक्वेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज, the Paris Agreement aims to limit the temperature rise in this country by how many degrees Celsius above the pre-industrial levels? So कितने डिग्री सेल्सियस से ये जो है मेजर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से मेजर। Next question is, which of the following is our missions under the National Action Plan on Climate Change? So climate change action plan जो है उससे related mission कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, दूसरा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान में कोई भी मिशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज जॉइंटली टेकन बाय। सो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है या फिर सोलर एनर्जी है, यहाँ से श्योर क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर एस्टैब्लिश किया है, ये इनिशिएटिव किस किसने लिया है? सो राइट आंसर है फ्रांस एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are features of Paris Agreement? So Paris Agreement, Montreal Agreement, ये आपको पता होने चाहिए। The agreement focuses on mitigation measures for environmental pollution. Second option है, the agreement recognizes the principles of equity and common but differentiated responsibilities. And तीसरा ऑप्शन है, Paris Agreement pertains to 2020 climate actions. So यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 and 3 only. सो एग्रीमेंट फोकसेस ऑन मिटिगेशन मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इन एग्रीमेंट से रिलेटेड, इनके स्टेटमेंट्स को आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में नेक्स्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस थोड़ी सी उन्होंने वर्डिंग, थोड़ी सी उन्होंने स्टेटमेंट चेंज की होती है, बाकी क्वेश्चन वही होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करते हैं एग्जाम में JRF क्वालिफाई करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है एज इट इज। सो क्या एम होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का? फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। सो एग्जाम में इस बार जो है मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। Next question is, the government of India has set up the Ministry of Jal Shakti by merging or by renaming which of the following? So दो चीजों को merge करके, दो चीजों को rename करके Ministry of Jal Shakti गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। सो किस चीज को इसमें मर्ज किया है या किस चीज को इसमें रीनेम किया है? सो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये तीनों चीजों को मिला करके एक ही मिनिस्ट्री बना दी गई है जिसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला क्वेश्चन है, which of the following United Nations conferences or summit adopted the program of action for sustainable development? So right answer है रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको कि यूएनएफसीसीसी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट, यूएनईपी फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स? अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एनटीए ने क्रिएट किया है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019 का थीम क्या था। तो इसकी थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को हमें हराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेफर्स टू। अभी आपने देखा सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखो एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। जहां पे भी आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिखता है, बिना स्टेटमेंट को पढ़े भी अगर आप लोग ओजोन डिप्लीशन को ढूंढते हो और राइट आंसर करते हो तो बिल्कुल आपका आंसर वो सही होगा। एंड जहां पे भी आपको क्लाइमेट चेंज नजर आता है टर्म, उसके साथ में अगर आपको पेरिस एग्रीमेंट दिखता है कहीं ऑप्शंस में या क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्टली उनको मैच कर देना है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन कॉन्फर्ड द यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड? राइट आंसर है एंटरप्रेन्योरियल विजन, यानी कि उद्यमी पहल, उद्यमी दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दिस इज, the first commitment period for reduction of greenhouse gas emission by 37 industrialized and European community countries was, right answer is option number C, that is between 2008 to 2012. Next question is, under Green India Mission, how many hectares of degraded forest land is to be brought under एफोर्ट्रेशन? यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो है 6 मिलियन हेक्टेयर्स। अभी ये डेटा 2022 के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है, ये अभी 8 मिलियन हेक्टेयर्स हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द को बेनिफिट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन फिर से आया है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आपको बताया कि ये ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड होता है, सिमिलरली ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड होता है। तो ये तीन टर्म्स में से कोई भी दो आपको एक साथ नजर आए तो आप उसको आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस गिवन बिलो को बेनिफिट ऑफ मॉन्ट्रियल, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन ऑर्डर टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इश्यूज। अगेन ओजोन आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आता है, सो राइट आंसर होगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। Next question is again from Kyoto Protocol. So under Kyoto Protocol, the parties in the second commitment period have to reduce their greenhouse gas emission with reference to 1990 levels by at least what percent? It is reduced by 18%. So right answer here is option number D, that is 18%. Next question is, as per provisions of Paris Agreement, the intended nationally determined contributions, that is INDCs, are to be reviewed every after how many years, यहाँ पे ये पूछा है। ठीक है, सो पेरिस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आईएनडीसी जो है उसको कितने सालों के बाद रिव्यू लिया जाता है उसका, तो वो किया जाता है 5 years के बाद, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। So that's all for today. Thanks for watching.